देखिए भाई, आपका 9वीं अनुसूची शुरू की गई थी कल, और आपका 9वीं अनुसूची से भी संविधान में क्वेश्चन एक बनता है और देश दो कम से कम याद रखना है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये लिखवाया गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ने का उद्देश्य पूछा जाता है। उद्देश्य ये था कि कुछ कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाए, अर्थात न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर रखा जाए। अब आपका कहावत से शुरू किया जाए। कहावत आपका कही जाती है कि डायन भी जब गांव को खाती हैं तो एक घर क्या करती है, छोड़ देती है, ताकि वह घर फलेगा फूलेगा। अब फिर 10-20 साल बाद आकर हम क्या करेंगे, फिर गांव बसेगा और फिर हम क्या करेंगे, आपका खा लेंगे। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी हैं, मैंने वही बुरा न मानिएगा, उदाहरण जो इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक किसी कोचिंग को छोड़े नहीं और आज तक उनका प्रिय नहीं निकला। कई लोग परेशान हैं कि मनोज सर के हम इतना बुजुर्ग हो गए हैं, कैसे जाएं। अरे भाई, बुजुर्ग से क्या पर बीसा यानी कि 20 कितना 40 से रखा जाए, क्योंकि साग को बाउंड्री लाइन मारती है। तो पर बीसा यानी कि 40 साल हो गया। अब क्या करें, कैसे जाए मनोज सर के पास। तो भाई, मनोज सर के पास कोई रोक टोक थोड़े हैं, सभी आते हैं, सबका सम्मान किया जाता है, सबके साथ समानता का भी व्यवहार किया जाता है। ये नहीं कि 52 बीघा पुदीना वाला है तो उसको आपका बहुत प्रेफरेंस दिया गया। कोई खास नहीं, कोई ये नहीं है, सब लोग समान है हमारे लिए। तो फिर कहावत को बैठ होइए कि ये कहावत कही जाती है कि डायन भी एक घर क्या करती हैं, छोड़ देती हैं। सुप्रीम कोर्ट भी एक घर छोड़ा था 9वीं अनुसूची, लेकिन डायन को लगा भाई उल्टा होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब ये घर भी छोड़ना ठीक नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट 1981 में सक्रिय हुआ और केस आता है आपका वामन राव वर्सेस भारत संघ। लिखिए 9वीं अनुसूची में लिखिए वामन राव, ये केस पूछा जा चुका है। वामन राव वर्सेस भारत संघ। वामन राव ये सन भी एक बार पूछा है भाई 1981, साइटेशन लिख लीजिएगा। वामन राव अब लिख लेते हैं, लिखिए भाई केस लिखिए। वामन राव बना भारत संघ AIR 1981। एक बार सन पूछा गया है छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सतर्क रहिएगा। केवाद में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वह 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। वह 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है यदि उससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता। ऐसे नहीं, यदि उससे संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा प्रभावित होता हो, डिस्टर्ब होता हो, यानी कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता हो। लेकिन लगाकर एक लाइन लिखिए, लेकिन केवल 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी कि केशवानंद भारती के निर्णय की डेट, इसका मतलब ये हुआ केवल 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों का ही
एक सीमा भी लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। डेट याद रखिएगा कब, 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों का ही न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, उसके पहले का नहीं। डेट याद रखिएगा कब, डेट हमने क्या लिखवाया, 24 अप्रैल 1973। इस डेट को ही केशवानंद भारती के मामले में क्या आया था निर्णय, ये कल लिखवाया गया था। इसी बात को जो हमने लिखवाया कि अब भाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन में कहा जाए कि संसद अगर संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करती है तो उच्चतम न्यायालय को उस संशोधन की वैधता का परीक्षण करने का हक होगा, चाहे भले ही वह संशोधन 9वीं अनुसूची में ही क्यों न किया। 9वीं अनुसूची बची थी तो कब लपेटे में ले लिया सुप्रीम कोर्ट, 1981। और इसी बात को पुनः थोड़ा व्यापक रूप में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया और वह केस आया IR सिल्हो। लिखिए दूसरा केस, IR सिल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। IR सिल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया। IR सिल्हो वर्सेस तमिलनाडु राज्य, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इस केस में वामन राव के वाद में दिए गए फैसले को विस्तृत किया गया, अर्थात इसका मतलब जो वामन राव के केस में निर्णय दिया गया उसी को थोड़ा व्यापक रूप से बताया गया। तो व्यापक क्या, बस एक लाइन जान, व्यापक मतलब यही है आपके लिए कंपटीशन के लिए कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जितने कानून रखे गए हैं, अगर उनसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है डिस्टर्ब, तो उच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। अगर उसे लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो उस कानून को वह असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की क्या रखता है क्षमता। बस यही सिल्हो में भी है। इस प्रकार का आपका माने मूल अधिकारों में संशोधन और 9वीं अनुसूची भी समाप्त हुई। तो वर्तमान में आखिर ये विवाद कैसे चल रहा है, अब इसी पर आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है, उसको 2 लाइन समझा जाए। देखिए आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अब देखिए आखिर एक तरफ आपका उच्चतम न्यायालय ने खुली छूट दे दी कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में, यहाँ तक कि मूल अधिकार में भी संशोधन करने की शक्ति रखती है। लेकिन एक तरफ उच्चतम न्यायालय ने ये भी कह दिया कि अगर इस संशोधन से कि कौन सा ढांचा डिस्टर्ब हो, मूलभूत ढांचा, तो हम इस संशोधन को अवैध घोषित करने की क्या रखेंगे सब। तो आपका विरोधाभास देखिए कहाँ हो रहा है। अब ऐसी दशा में तो संसद रोज संविधान में संशोधन करे, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पर आ जाए तो सभी संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दे और टकराव क्या होगा, बढ़ जाए। लेकिन ऐसा आप लोग देखते हैं कि होता नहीं। आखिर क्यों नहीं होता, क्यों हमारी व्यवस्था चल रही है। तो बस एक लाइन याद रखिए, चेक एंड बैलेंस, यानी कि भारत में जो व्यवस्था ये चल रही है, पूछा भी जाता है किस पर चल रही है, कि संसद और सुप्रीम कोर्ट का टकराव आगे नहीं बढ़ता। तो बस चेक एंड बैलेंस, यानी कि नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण और संतुलन का मतलब ये हुआ कि संसद भी अपना थोड़ा कह सकते हैं कि सहमति है और सुप्रीम कोर्ट भी सहमता है, दोनों अपने ऊपर कुछ कंट्रोल रखते हैं। यानी कि संसद भी प्रयास करती है कि ऐसा संशोधन न किया जाए जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करे, डिस्टर्ब
और सुप्रीम कोर्ट भी प्रयास करता है कि सभी संशोधनों को अवैध घोषित न किया जाए। यानी कि अगर दोनों अपने पर आ जाएं तो रोज संशोधन होगा और रोज सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, संशोधन को आपका अवैध घोषित करेगा। सरकार कोई भी नया काम नहीं कर पाए। तो किस आधार पर हमारा आजकल की व्यवस्था टिकी है, बस एक लाइन याद रखिए, चेक एंड बैलेंस। अब अगला क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में बना है, अमेरिका में भी इसी आधार पर व्यवस्था टिकी है। ये जो चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत है ये अमेरिका की देन है। अमेरिका में कांग्रेस और वहाँ का संघीय न्यायालय में भी इसी आधार पर व्यवस्था टिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। इसको लिखिए, वर्तमान एक लाइन लिखे नीचे, वर्तमान में चेक एंड बैलेंस के आधार पर, चेक एंड बैलेंस के आधार पर, हिंदी में लिख लीजिएगा, नियंत्रण एवं संतुलन, नियंत्रण एवं संतुलन के आधार पर व्यवस्था चल रही है। चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन के आधार पर व्यवस्था चल रही है। यह अमेरिकी संविधान की देन है। कहाँ का चेक एंड बैलेंस, ये पूछ सकता है इंटरव्यू में, भाई कहाँ की देन है, अमेरिका की। अब आइए आपका अगला देखा जाए, मूलभूत ढांचा। यहाँ 2-4 मिनट में निपटा दिया जाए, बेसिक के स्ट्रक्चर ज्यादा आपको बता ही दिया गया है। मूलभूत ढांचा क्या है और संविधान में कहाँ परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और सर्वप्रथम किसने मूलभूत ढांचे की ओर थोड़ा इशारा दिया और किसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसी से आपका PIL भी बताना है, लोकहितवाद को भी जोड़कर पढ़ना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पहले PIL को रिलेट कर लिया जाए, तब बेसिक स्ट्रक्चर 5 मिनट बताया जाए। लोकहितवाद कहाँ दायर हो सकता है, 2 ही जगह, या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम। ये याद रखना, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत दायर किया जा सकता है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपका PIL लोकस स्टैंडाई के नियम का अपवाद है। हम फिर में बताएंगे, एक दिन बताया जाएगा, पूरा PIL पर ही चलेगा क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से बनता है। लेकिन आपका PIL का जन्मदाता पूछा जाता है, तो ये सही बात है कि PIL के बारे में उल्लेख सर्वप्रथम जस्टिस कृष्णा अय्यर ने किया था मुंबई कामगार सभा के केस। लेकिन पूर्ण रूप से PIL को प्रतिपादित करने का काम जस्टिस DN भगवती ने किया, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि SP गुप्ता वर्सेस भारत। उसी प्रकार मूलभूत ढांचा देखिए, मूलभूत ढांचा क्या है, देखिए आपका सज्जन सिंह का वाद देखिए, यहाँ से उठाना है बेसिक में। सज्जन सिंह के वाद में 5 जजों की पीठ बैठी थी, 3-2 से निर्णय आया। 3 जजों ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन 2 जज इससे सहमत नहीं थे। वो अलग बात है कि बहुमत का फैसला था, मानना ही होगा, लेकिन 2 जज जो हिदायतुल्लाह और जस्टिस आपका मधवलकर ने विपरीत निर्णय दिया। तो सर्वप्रथम जस्टिस मधवलकर ने ही इस बात का उल्लेख किया था कि संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें संसद को संशोधन करने की शक्ति नहीं। अभी एक भाई हुकूमत में थे, लेकिन मूलभूत ढांचे की ओर हल्का सा इशारा कर दिए थे। और जब केशवानंद भारती का वाद आया
तो केशवानंद भारती के बाद में था भाई 68 दिन सुनवाई चली थी, इसमें कल आपका छूट गया था, उसको लिख लीजिएगा 68 दिन सुनवाई चली थी और लगातार 68 दिन, उसको कहीं लिख लीजिएगा, कल आपका थोड़ा छूट गया था, 68 ही बताया जा रहा था, थोड़ा हमें याद नहीं आ रहा था। 68 दिन लगातार 68 दिन सुनवाई चली थी। तो फिर एक बार मैं केशवानंद भारती के बाद में मधुवलकर की बात को स्वीकार कर लिया बहुमत ने और ये बता दिया कि संविधान के मूलभूत ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती। अब मूलभूत ढांचा क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया और कहा कि संसद संशोधन करे संविधान में, हमारे यहाँ लोग याचिका दायर करेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या संविधान का मूल जो तत्व है क्या डिजिटल संशोधन से हुआ है, यानी कि पूरा पावर कौन ले लिया। अब बता देता तो लिस्ट बन जाती, अब लिस्ट छोड़ दिया कि हम जो भी चाहे उसको बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर क्या कर देंगे ना। यही अब तमाम केसों में तमाम बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन सर्वप्रथम परीक्षण आपका लिखवा दिया गया था बीच में ही, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्षे राज, ये याद रखिए। इस प्रकार बेसिक स्ट्रक्चर भी समाप्त हुआ। अब संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है ये पूछ सकता है, 3 है 2 नहीं 368 नहीं, अभी 368 नहीं शुरू किया गया भाई, अभी अनुच्छेद नहीं शुरू किया गया, अभी आपका इसकी बाहरी घेरा जा रहा है। जैसे दुश्मन को पहले क्या किया जाता है, नाकाबंदी, उसके बाद पहुंच जाएगा जाल में तो कहाँ भागेगा। तो उसी प्रकार 368 की क्या की जा रही है, कई एंगलों से नाकाबंदी। देखिए ध्यान से भाई, इसको लिख लीजिए, पहले लिखिए संशोधन, संशोधन, देखिए संशोधन औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, पहले ये लिखिए, तो इस प्रकार में संशोधन औपचारिक यानी कि फॉर्मल, औपचारिक अब क्या 2021 में, अब 2020 जाहिर है 2021 में याद देखिए लिखिए भाई आपका संशोधन औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, यानी कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। औपचारिक को हम दूसरी भाषा में लिखिएगा भाई, औपचारिक को, औपचारिक या अनौपचारिक। औपचारिक को हम कहते हैं दृश्य, औपचारिक को थोड़ा दूसरी भाषा में लिखे दृश्य, दृश्य माने जो दिखाई दे, और अनौपचारिक को कहते हैं अदृश्य, उसको लिखिए। औपचारिक को आप दृश्य लिख लीजिएगा और अनौपचारिक को अदृश्य। औपचारिक को एक और भाषा में कहा जाता है प्रत्यक्ष। औपचारिक को लिख लीजिए, औपचारिक को ही भाषा और लिखिए प्रत्यक्ष, और अनौपचारिक को लिखिए अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। यहाँ से आपका देखिए एक लाइन जानना है, आपका औपचारिक जो संविधान में संशोधन होता है वह विधायिका द्वारा किया जाता है, और अनौपचारिक और ये दिखाई देता है, मैं बता दूं, यानी इस आपका बैरक में क्या होगा, लिखा जाएगा और संसद इसमें क्या करेगी, संशोधन। तो उस संशोधन को हम क्या कहेंगे, फॉर्मल, औपचारिक या प्रत्यक्ष। लेकिन जो अप्रत्यक्ष संशोधन होता है उसमें शब्द नहीं बदले जाते, यही पॉइंट पकड़ना है। अप्रत्यक्ष संशोधन में शब्द नहीं बदले जाते, हाँ जो न्यायालय होते हैं वह बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार शब्दों का नया अर्थ निकालते हैं। अर्थात अनौपचारिक या अप्रत्यक्ष संशोधन में बेयर एक्ट की भाषा नहीं बदली जाती। तो होता क्या है, तो न्यायालय
बेयर एक्ट की भाषा का नया अर्थ लगाता है और वह अर्थ जो होता है वह संविधान के भाव को क्या कर देता है। चलिए दवा रखनी पड़ेगी फिर आगे देखिए आगे भाई क्या किया जाए। देखिए आपका यानी कि अप्रत्यक्ष में होता क्या ये दिमाग में बैठाए रहिए कि बेयर एक्ट में कोई संशोधन नहीं, न्यायालय शब्दों का परिस्थितियों के अनुसार बदलती हुई अनुसार नया अर्थ देता है और उस अर्थ पर संविधान चलता है। जैसे एक दो उदाहरण देखा जाए, आपका अनुच्छेद 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो न्यायालय ने इसी स्वतंत्रता का भाव दिया, अर्थ दिया, व्याख्या किया और नई नई स्वतंत्रताओं को क्या किया, जोड़ा। जैसे कि सूचना का अधिकार, वाक और आपका सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, नोटा का अधिकार, प्रेस का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, मौनी बाबा बनने का अधिकार, यानी कि राष्ट्रगान के समय आप क्या रह सकते हैं, मौन। तो खड़ा होना आवश्यक है कि केवल मौन रहना, खड़ा तो होना ही पड़ेगा, केवल क्या आवश्यक है, खड़ा होना, मौन रह सकते हैं। ये देखिए ये बेयर एक्ट में कहीं चेंजिंग नहीं आई, बल्कि न्यायालय ने शब्दों का अर्थ क्या निकाल लिया। एक और सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं आर्टिकल 31 पर। ये आर्टिकल मेनका गांधी के वाद से अनुच्छेद 21 में जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करना शुरू किया, शब्द बेयर एक्ट के नहीं बदले, लेकिन आपका मात्र 18 शब्दों में जो आर्टिकल 21 में है उनका इतना चीड़-फाड़ कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया या इतना व्याख्या कर दिया, निर्वचन कर दिया कि अब लगता है कि सारे अधिकार किस अनुच्छेद में समाहित हो गए, 21। इसका मतलब एक लाइन लास्ट में कि अनौपचारिक में शब्द नहीं बदलते, लेकिन न्यायिक व्याख्या के अनुसार उसका भाव क्या हो जाता है, परिवर्तन। लेकिन हमें न्यायालय से कोई यहाँ मतलब नहीं है, बल्कि हमें औपचारिक से मतलब है। तो अब आ जाइए औपचारिक। औपचारिक में विधायिका संशोधन करती है संविधान में, और भारत के संविधान में जो संशोधन हो सकता है वह 3 प्रकार से हो सकता है। तीनों लिखे भाई, देखिए भारत के संविधान में संशोधन, भारत के संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला लिखिए सादे बहुमत या साधारण बहुमत से, लिख लीजिए तो तीनों, तब इसको समझा जाए। पहला साधारण बहुमत या सादे बहुमत से, दूसरा लिखिए विशेष बहुमत, विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा लिखिए विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। विशेष बहुमत, तीसरा लिखिए विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। चलिए बताइए 368 में इसमें से कितनी प्रक्रिया दी गई? 2। कौन सी प्रक्रिया का 368 से? पहला। अब देखिए आपका मैंने फिर एक बार भाई कंसेप्ट आईएएस में भी आया है, उसको कंसेप्ट बनाना है अलग से, तीनों बताते हैं अभी। पहले आपका नया कंसेप्ट इसी पर बनाइए। आपका नया ये बनाना है कि जो परिसंघात्मक संविधान होते हैं उसमें संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है। आपका अमेरिका से कोरिलेट करना पड़ेगा। अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत है और अमेरिका के संविधान में तभी संशोधन हो सकता है जब वहाँ की कांग्रेस, यानी कि संसद को कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ की कांग्रेस 2/3 बहुमत से उस संशोधन को पास करे और कम से कम 2/3 राज्य के विधानमंडल उसका अनुसमर्थन करें। हर एक संशोधन अमेरिका में
यानी कि इसीलिए अमेरिका संविधान में ज्यादा संशोधन नहीं हो पाया, क्योंकि 2/3 50 राज्य है, जब तक कि 50 में से 2/3 राजी न हो जाए संविधान में संशोधन नहीं हो। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में जो आपके प्रावधान परिसंघात्मक नेचर के हैं उसके लिए अलग व्यवस्था की गई संशोधन की, और जो परिसंघात्मक नेचर के नहीं है उसके लिए अलग व्यवस्था की। यानी कि भारत में अब IAS में बना था कि भारतीय संविधान कठोर है कि लचीला है, अर्थात नम्य है कि अनम्य है कि दोनों है। तो नम्यता अनम्यता किससे संबंधित है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन। तो नम्य का मतलब कि आसानी से संशोधन तो हो सकता है, नहीं कुछ हो सकता है। और अनम्य या कठोर का मतलब क्या हुआ? कठिन। तो कठिन चौथा प्रावधान इसमें लिखवा गया सबसे ज्यादा। तीसरा, विशेष बहुमत संसद का कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का क्या? एक लाइन और लिखे नीचे। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। इसको लिख लीजिएगा, भारत का संविधान कठोर। और ये पूछा गया था ये भाई, कठोर लचीला किसके लिए यूज किया जाता है? तो हम लिखवा दे रहे हैं लाइन भाई, ये भी गलत ना हो। कठोर और लचीला दोनों है। कठोर को अनम्य लिख सकता है और लचीले को नम्य लिख लीजिए। कठोर को अनम्य और आपका दूसरा जो लचीला को अनम्य, नहीं नम्य भाई, नम्य। लचीला को नम्य कहा जाता है। उदार अनुदार पूछा जाता है, तो कठोर को अनुदार और लचीला को क्या? अनुदार। ये गलत हो गया। देखिए भैया, उदार मतलब लचीला और अनुदार मतलब कठोर, 3 शब्द मैं बता रहा हूँ। अब ये IAS में ये क्वेश्चन आया है, बिहार भी बना सकता है। अब देखिए संशोधन, ये संशोधन की जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है ये अमेरिका से नहीं ली गई है, क्योंकि अमेरिका में तो कम से कम कितने राज्यों का समर्थन चाहिए? 2/3। आजकल जो यूपी PCS में ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, UPJ में भी ऐसा आएगा, और बिहार भी हो सकता है। कोरिलेशन क्या करें? अमेरिका ब्रिटेन से शुरू कर दे, क्योंकि यूपी PCS में 3-4 क्वेश्चन को रिलेट करके आया था। जो केवल भारत का संविधान पढ़ते हैं उनके बस की बात नहीं था। इसीलिए आपको लगातार मैं अन्य देशों की नज़ीरें भी देता रहता हूँ। तो अमेरिका से न लेकर हमारे यहाँ जो प्रावधान है ये कहाँ से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका। ये भी पूछा जा सकता है। अब आइए तीनों आपका चला जाए, तब डायरेक्ट शुरू किया जाएगा। 368 निपटा देना है भाई, ताकि कल से हमें कल आपका लोक सेवाओं के बारे में शुरू होगा। पढ़ कर आइएगा 308 से लेकर उधर 308, यानी कि लोक सेवाओं के बारे में। वहाँ से बिहार एक क्वेश्चन बनाता है, तो 308 से कल शुरू किया जाएगा, आज ये निपट जाएगा। देखिए फिर आपका तीनों ध्यान से समझिए। सादे बहुमत से संशोधन, तो संविधान में जो संशोधन होता है सादे बहुमत से, एक तो ये प्रकार होता है कि संविधान का व्यवहार बदल जाता है लेकिन संविधान में कोई चेंजिंग नहीं आती। यानी कि संविधान का प्रवर्तन बदल गया लेकिन संविधान के एक अक्षर बदले नहीं गए। इसके लिए आपको पढ़ना है अनुच्छेद 11, लेकिन सटीक एक उदाहरण दिया जाए ताकि आपके दिमाग में बैठे भाई। अनुच्छेद 124(1) पर हम उदाहरण देते हैं कि व्यवहार में बदल गया संविधान लेकिन भाषा संविधान की क्या रही? अब ध्यान समझिएगा। चलिए, उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या देखिए, क्या भी कहता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 से अनधिक ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिसे संसद
विधि बनाकर विहित कर। आज भी जो संविधान में जजों की संख्या दी गई है 1+7 है, लेकिन हमारा संविधान अनुज्ञा भी देता है कि भारत की संसद चाहे तो विधि बनाकर जजों की संख्या में क्या कर सकती है, बढ़ोतरी। ये क्वेश्चन IAS में और बिहार में बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है। तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में संशोधन करके संसद द्वारा विधि बनाकर इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? हाँ, गलत ना हो। किसके द्वारा कानून? तो अब आया कि क्या कानून संसद ने बनाया? उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 और इसी कानून में संशोधन करके संख्या बढ़ाई जाती है और वर्तमान में 1+ कितना है? अब बताइए, व्यवहार में संविधान तो बदल गया, लेकिन आज भी मूल संविधान में 1+ कितना मिलेगा? 7। यानी कि इसका मतलब कि संविधान का पाठ बदला है। दूसरा एंगल देखिए, सादे बहुमत से संशोधन जो महत्वहीन प्रावधान है उन्हीं में किया जाता है। अब सादा बहुमत देखिए, क्योंकि उतने महत्व के ये संशोधन नहीं है, अतः अनुच्छेद 368 की एरिया से ये संशोधन कहाँ रखे गए हैं? तो सादा बहुमत से भाई देखा जाए, सादा बहुमत का मतलब ये हुआ कि 50% और +1, यानी कि इसका मतलब कि 50% का बहुमत और उसका कितना? 1 और, यानी कि कितना परसेंट? अगर 51% सांसद रजामंद हो गए, पक्ष में प्रस्ताव के वोटिंग कर दिए, तो वह प्रस्ताव या विधेयक पास हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? सादे बहुमत से आपका क्या करना? संविधान में संशोधन करना। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो सादे बहुमत से बदले जा सकते हैं। तो उसको लिखिए भाई, वहीं पूछ सकता अंदर जाकर, वैसे तो आ ही जाएगा सबको। सादा बहुमत बन सकते 50% प्लस। लिखिए, संविधान के निम्नलिखित प्रावधान, यह आ सकता बहुत अंदर से क्वेश्चन बने तो। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान सादे बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। लिख याद करिएगा इसको, अंदर जाकर पूछ सकता है। यूपी में भी काम करेगा, बिहार में। देखिए, पहला, विधान परिषदों का सृजन और उत्साधन। विधान परिषद का सृजन और समापन। उत्साधन माने समापन। विधान परिषदों का सृजन और उत्साधन। उत्साधन माने एबोलिशन, समाप्त करना। अब आइए, विधान परिषद के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 169। लिख लीजिए, अनुच्छेद ऐड करते रहे। 169, आर्टिकल 169। दूसरा लिखिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन। लिखिए दूसरा, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन।